हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया है और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत यूनिक इसके कल्चर्स हैं। थोड़ी थोड़ी 2 किलोमीटर के बाद तो लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, ऑलमोस्ट एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो इतने बड़े राष्ट्र को एक झंडे के नीचे लेके आना, एक सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बना देना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स बहुत लेंथी बनेगा, उसके लिए बनने में टाइम लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, एनफोर्स हुआ, और अब इसमें इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात ये है कि इसमें सभी लोगों को समझा गया, सभी की ज़रूरतों को समझा गया, और ये भी समझा गया कि वक्त के साथ बदलाव लाए जाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 368 दे दिया गया, जिसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टाइम पे अमेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जिसमें 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, ये अमेंडमेंट बहुत खास हैं और धीरे धीरे हम इन अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे भी। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ी मेजर तौर पे बदल दिया गया था, लेकिन बाद में हमने इसको रिस्टोर भी किया। ये वही टाइम था जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। फिर केशवानंदा भारती केस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब हम इस वीडियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। तो ये बहुत अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यूनिक है। तो उसके कुछ फीचर्स ये हैं कि लेंथीएस्ट है। सबसे पहले तो ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना है पूरी दुनिया का, क्योंकि इतने आर्टिकल्स, इतने शेड्यूल, इतने पार्ट्स कहीं भी नहीं थे। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर पहले एक जल्दी से ब्रीफ ले लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या थे। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज से उसको बोरो किया है। उसमें फेडरल सिस्टम है, लेकिन हमारा सेंटर जो बनाया गया वो स्ट्रॉन्ग बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक सेंटर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एक ब्लेंड है दोनों का बहुत अच्छा। जो हमें गवर्नमेंट मिली है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली है, कि हम प्रेसिडेंशियल नहीं है। इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि इसका मतलब क्या है, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट, और ये सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में, अलग अलग नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ हुई है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी और उन्होंने बाकी चीज़ों को रिस्टोर किया है। फिर फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिली है, 18 साल से ऊपर सब लोग वोट कर सकते हैं। फिर बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ मिली हैं, लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, विजिलेंस कमीशन, ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ मिली हैं। इसके बाद सिटीज़नशिप एक है, जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे आपको डबल सिटीज़नशिप मिलती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक सिटीज़नशिप है। हमारे पास एक ही सिटीज़न है। अगर कोई बंदा पंजाब में है या आंध्र प्रदेश में है तो उसकी सिटीज़नशिप अलग नहीं। पंजाब वाला भी इंडियन है, आंध्र प्रदेश वाला भी इंडियन है, उसके पास सिंगल एक सिटीज़नशिप है। फिर हमारे पास एमरजेंसी के प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे। एमरजेंसी के ड्यूरिंग पे कैसे हम सेंट्रिक बन जाते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट आ जाती है, या एमरजेंसी के टाइम पे हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म की एमरजेंसीज मेंशन है। फिर हमारे पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आती है, जिसे हम पंचायती राज, जो बाद में अमेंडमेंट्स होती है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आती हैं। तो हम धीरे धीरे ये फीचर्स पढ़ते चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हुआ कैसे, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो राज कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिस तरह से हम लगभग 200 सालों से वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हम उसे एकदम से बदल नहीं सकते थे। तो हमें उसी चीज़ को आगे कैरी ऑन करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, क्योंकि पूरी एक जनता, पूरे लोग तो कोई बहुत बड़ा बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया। और 1949 में ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, जिनको हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। आर्टिकल्स 395 थे, उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, अलग अलग पार्ट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर इनिशियली आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, कि हमारे 1 to 4 है, उसमें स्टेट्स के नाम लिखे होंगे, या इंडिया कैसा है,
इंडिया का फॉर्म कैसा है, स्टेट्स कैसे हैं। तब शुरू में तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स थे, फिर बाद में सिटीज़नशिप के पार्ट्स आते हैं, फिर फंडामेंटल राइट का अलग पार्ट है। उस तरह से इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और तब हमारे पास थे 8 शेड्यूल्स। ये शेड्यूल्स भी हम नेक्स्ट पढ़ते चलेंगे। तो प्रेजेंटली जब 2019 की बात हम करते हैं, 2019 में जैसे बुक में मेंशन है लक्ष्मीकांत में, तो हमारे पास 470 आर्टिकल्स थे। अभी हम 448 भी एक नंबर बोलते हैं, बट वो कुछ डिलीट करके टोटल काउंट करेंगे तो, लेकिन हमारे पास आर्टिकल 470 है, बीच बीच में से डिलीट हुए ना। तो 2019 में हमारे पास 470 आर्टिकल्स थे, जिनको हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उनमें 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब प्रेजेंटली जो हमारे पास हैं। तो हमारे पास जैसे 22 पार्ट्स थे, उसमें से अब 25 पार्ट्स हो गए। इसमें से हमने एक पार्ट को डिलीट कर दिया था, वो पार्ट था पार्ट नंबर 7, जिसे हमने डिलीट कर दिया था, जिसमें पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स आते हैं। वो क्यों डिलीट किया गया वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आते तो पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स का कोई लॉजिक नहीं रह गया था, इसलिए उस पार्ट को डिलीट करना पड़ा। इसके अलावा हमने पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A इनको ऐड किया, और ये क्या है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर हमने कुछ शेड्यूल्स को ऐड किया, जैसे 9 शेड्यूल आया था, 10 शेड्यूल आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 शेड्यूल पंचायती राज, 12 शेड्यूल्स म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो ये जो एडिशन है ये धीरे धीरे कैसे हुआ ये हम पढ़ते चलेंगे। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा क्यों बनता है, तो देखिए आप, सबसे पहले तो 470 तो आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो 470 आर्टिकल्स, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स तो कहीं भी नहीं थे। ओरिजिनली जब यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनके पास 7 आर्टिकल्स थे, जी 7 आर्टिकल सिर्फ। चाइना ने बनाया था तो उसके पास 138 आर्टिकल्स थे, कनाडा ने बनाया था तो 147 आर्टिकल्स थे, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था तो 128 आर्टिकल्स थे। हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? ओरिजिनली 395 थे, अब 470 हो गए। तो ये लेंथी तो है, पर हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इतने आर्टिकल्स हम जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि, इतना लेंथी क्यों है? जो मैंने बताया कि जियोग्राफिकल फैक्टर है, इतनी बड़ी जियोग्राफी है, वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी है। और हमने हिस्ट्री से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1949 से बहुत कुछ उठाया है। मैंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। वो हम देखेंगे आगे कि क्या क्या अडॉप्ट किया है, जैसे फेडरल सिस्टम, एमरजेंसी, वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके आए हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स, इतने ज़्यादा स्टेट्स हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो बल्कि तो होगा। फिर उसके बाद ये है कि इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे वकील थे वहाँ पर, लीगल लोग थे, लॉयर्स थे, ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो बहुत डिटेल में हर चीज़ को सोच समझ के इसको बनाया गया, इसलिए इतना जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो इतना लेंथी है। तो ये इतना जो लेंथी है, इसमें इतने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो फिर ये इसलिए इतना लेंथी हो जाता है। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो लेंथी तो है। फिर इसके बाद हमने इसको, जो सेकंड इसका फीचर आता है वो ये कि हमने इसको बहुत सारे रिसोर्सेज से लेके आए हैं, हमने बोरो किया है। ऑफ कोर्स हमने पूरी ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ा, उनमें से ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक बहुत अच्छा सा ब्लेंड कहें या बहुत अच्छा सा लास्ट में जो क्रक्स वो निकाल के दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल सिस्टम लिया है, एमरजेंसी पावर्स ली हैं। एमरजेंसी पावर्स, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, ये कन्फ्यूजन होता है कि एमरजेंसी पावर्स जो ली गई हैं वो ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन गलत किया था, लेकिन एमरजेंसी के ड्यूरिंग जो फंडामेंटल राइट्स को हम एमरजेंसी के ड्यूरिंग जो हम फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड किया जाता है, वो सस्पेंशन हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एमरजेंसी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आती हैं, और वो सस्पेंशन जो लिया है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर की पोस्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आती है। जुडिशरी कैसी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वहाँ से आती है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज हमने उसको बोरो किया है। थर्ड फीचर जो है वो फीचर है कि फेडरल सिस्टम है, लेकिन सेंटर जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स है, स्टेट की अपनी पावर्स है, हमारे पास
जैसे हमारे पास 7 शेड्यूल है जिसमें स्टेट लिस्ट आती है, जिसमें यूनियन लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है, उसमें कुछ स्टेट के सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को उनके ऊपर पूरा पावर है कि वो उन पे कानून बनाए। तो डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स जुडिशरी में भी है, लेजिस्लेचर में भी है, वैसे भी है। तो पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास बाइकैमरलिज्म है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। फिर हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो ये सब किस चीज़ की फॉर्म है? ये है कि फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब जिसमें स्टेट्स की भी पावर है, सिर्फ सेंटर नहीं अपोज कर रहा है, स्टेट्स को भी अपनी पावर है। तो ये क्या है? ये फेडरल सिस्टम है। ये आ सकता है पेपर में कि 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग सेंटर बता रहा है, यूनिटरी नेचर बता रहा है, या कौन सा फेडरल नेचर बता रहा है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा फेडरल नेचर, और लर्न करना पड़ेगा। वहाँ पे लॉजिक नहीं लगता पॉलिटी में। सेकेंडली, तो जो अभी तक मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ पावर है, ये सबका ये फेडरल फॉर्म बता रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, इमरजेंसी के टाइम पे सारी पावर ऑलमोस्ट सेंटर के पास चली जाती है। सेंटर गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑलमोस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, या किसी एक स्पेसिफिक, अगर जैसे स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई कानून बना रही है, वो अगर अंगेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन है, या कुछ 2-4 प्रोविजन्स और हैं जिसकी वो अंगेस्ट है, तो लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाके वो बिल को चेंज कर सकते हैं उस कानून को। तो ये क्या, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। गवर्नर सेंटर का पॉइंट होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सेंटर की निशानी है कि सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल फॉर्म भी दी गई है, स्ट्रॉन्ग सेंटर भी स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो दोनों ही फॉर्म में ये जो एक्चुअली में देखोगे आप, तो ज़्यादा जो है वो सेंटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वरना जैसे कश्मीर का इशू है, नॉर्थ ईस्ट का इशू है, वरना तो देश पता नहीं कितने टुकड़ों में टूटेगा। तो स्टेट जो सेंटर है उसको थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए थोड़ा सा सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारा फीचर है कि ऑल्दो हमारे पास स्टेट्स के पास बहुत पावर है, लेकिन हमारा सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, नॉट फेडरेशन। हम कोई फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन कैसे है? फेडरेशन कौन है? अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारे राज्य मिले, उन्होंने मिल के बोल दिया कि हाँ जी यूएसए को हम बनाएंगे। तो उनके पास 2-2 सिटीजनशिप है, उनके 2-2 कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स का। तो वैसे तो वो क्या है? फेडरेशन, एक संघ है, संघ बनाया हुआ है। लेकिन हम संघ नहीं है, हम यूनियन है। B.R. अम्बेडकर क्लियरली ये बात बोलते हैं कि हमारे देश के कोई भी स्टेट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इंडियन यूनियन से अलग हो सकता है। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम टूट नहीं सकते। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी सेंटर, कोई भी स्टेट सेंटर से अलग नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर होना इसका एक फीचर है। इसके बाद के जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए। थैंक यू।